हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 11th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किए थे। बेसिकली लास्ट टर्न पे मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड डिटेल में पढ़ाया था। हमने लॉ ऑफ डिमांड के क्या अजम्पशन है, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसे बनता है और एक्सेप्शन के केस में कैसे बनता है, ये सारे ही पॉइंट हमने डिटेल में लास्ट टर्न में डिस्कस किए थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर देख भी लिया होगा। नहीं देखा तो इस लेक्चर के बाद जरूर देखिएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है बिफोर डिस्कसिंग दिस शिफ्ट एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, ये टॉपिक आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर डिटेल में बताती हूँ कि आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसमें दो चीजें आती हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद देखेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कब शिफ्ट होता है, कैसे शिफ्ट होता है, जिसमें इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड हम पढ़ेंगे। और उसके बाद तीन इफेक्ट्स हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस इफेक्ट। तो ये जो तीन इफेक्ट है, वैसे ये इफेक्ट तो हमने पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए थे। ठीक है, तब ये इफेक्ट तो हम जान चुके हैं, लेकिन इन इफेक्ट से हाउ द डिमांड कर्व चेंजेस, डिमांड कर्व कैसे चेंज होता है, डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है, वो हम समझेंगे। ठीक है, इन तीन पॉइंट्स में, राइट। तो ये सारी टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हर लेक्चर में कहती हूँ, फिर से कहूंगी कि वीडियो यूजफुल लगा करे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताया करें कि हाउ वाज दिस लेक्चर। आपको नहीं पता कि आपका ये जो एक एक लाइक होता है ना, एक एक कमेंट होता है, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आपके कमेंट एंड लाइक ही हमें मोटिवेट करते रहते हैं, और इसीलिए हम अगला लेक्चर लाते रहते हैं। ठीक है, तो कीप कमेंटिंग एंड कीप लाइकिंग आवर वीडियोस, राइट। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पर लेक्चर वीडियो सीरीज लाती रहती हूँ। ठीक है, अभी तक यानी नवंबर 2021 तक 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, और बहुत सारे वीडियोस पाइपलाइन में हैं। तो जरूर इनका फायदा उठाएं, खुद भी पढ़ें एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। ठीक, तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। देयर इज अ डिफरेंस इन दीज टू टर्म। ये जो दो टर्म है ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ये जो दो टर्म है इसमें डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म। ध्यान से समझिएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ये दो डिफरेंट टर्म है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब जब इंक्रीज या डिक्रीज हो क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी परचेज ऑफ कमोडिटी में, जब भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज या डिक्रीज इन इट्स ओन प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट की खुद की प्राइस यानी पीएक्स। ठीक है, प्रोडक्ट की खुद की प्राइस से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज या डिक्रीज आता है, ठीक है, अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट है, जो रिमेनिंग फैक्टर है कांस्टेंट है, तो उससे क्या होता है, तो उससे हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये बात समझ में आई? चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन डिमांड, ये दो अलग अलग टर्म है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब अगर क्वांटिटी डिमांडेड यानी जो भी क्वांटिटी परचेज की जा रही है उसमें अगर चेंज आता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन पीएक्स। पीएक्स यानी प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, कमोडिटी की खुद की प्राइस में अगर चेंज आए और उससे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए, ठीक है, प्राइस चेंज से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए, तो उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इससे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इसे हम एक्सप्रेस करते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। कैसे कर्व में करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फिर दूसरा टर्म है चेंज इन डिमांड, मैंने बताया ना, दूसरा टर्म है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर अदर देन प्राइस।
प्राइस को छोड़ करके जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो इन 4 फैक्टर के कारण अगर इन 4 फैक्टर में चेंज आए और उससे अगर क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज या डिक्रीज हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। ये बात समझ में आई? अगर पी आर, वाई, टी और ई इनमें चेंज आए और उससे जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है तो उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। एंड चेंज इन डिमांड को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इसे एक्सप्रेस करने के लिए डिमांड कर्व में शिफ्ट किया जाता है, फॉरवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, कैसे होता है मैं ये अभी बताऊंगी आपको। अच्छा, ये इक्वेशन तो आपको याद आ रहा है ना? दिस इज डिमांड फंक्शन, ये मैं अपने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। दिस इज द डिमांड फंक्शन, हाउ डिमांड वेरीज विद वैरिंग दीज डिटर्मिनेंट्स। जब ये डिटर्मिनेंट्स, ये 5 डिटर्मिनेंट्स हैं, 5 डिटर्मिनेंट्स हैं, जब ये 5 डिटर्मिनेंट्स वेरी करते हैं, ठीक है, या इनमें से कोई भी एक या 2 डिटर्मिनेंट वेरी करते हैं तो डिमांड वेरी करता है। ठीक है, तो अगर px के कारण वेरी करे, px क्या है? प्राइस ऑफ ओन कॉमोडिटी, यानी px की वजह से प्राइस डिमांड वेरी करे तो इसको कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर बाकी बचे हुए जो 4 फैक्टर्स हैं इनके कारण अगर डिमांड वेरी करे तो उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज द डिमांड फंक्शन। ये पीछे लास्ट के कुछ लेक्चर्स में मैंने ये डिस्कस किया था और बहुत डिटेल में एक एक फैक्टर मैंने बताया था। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आया ना? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, इन दोनों में डिफरेंस है। चलिए एक फ्लो चार्ट से समझाती हूँ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बताती हूँ। तो अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसके कारण आता है? पीएक्स के कारण आता है, चेंज इन पीएक्स। पीएक्स मतलब क्या है? प्राइस ऑफ ओन कॉमोडिटी, यानी कॉमोडिटी की खुद की प्राइस अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो तो जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के अलोंग मूवमेंट होता है इसमें। मूवमेंट 2 टाइप का हो सकता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो सकता है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब होगा? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड तब होगा व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, जब देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब प्राइस फॉल करेगी तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होगा। और जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज करेगा, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज करेगा तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, वही है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो दिस इज, और इनके कारण क्या आता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस फिक्स रहती है, पीएक्स यहाँ फिक्स रहता है, देयर इज अ चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स, जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं जैसे पी आर, वाई, टी एंड ई, जो बचे हुए 4 डिटर्मिनेंट्स हैं, अगर इनमें चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ठीक है, और इससे क्या होता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। ठीक, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में, और अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। और अगर डिमांड घट रही है तो बैकवर्ड शिफ्ट होता है, डिमांड कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है, तो जो डिमांड कर्व है दो तरीके से शिफ्ट हो सकता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, और ये क्यों होता है? अभी बताया था, बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, प्राइस को छोड़ के जो बाकी फैक्टर है, ये 4 फैक्टर है, इनमें अगर चेंज आए तो जो भी डिमांड में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ठीक, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए ना? अब इनका ग्राफ कैसे बनेगा, इनका कर्व कैसे बनेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक, चलिए पहले देखते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, यानी अगर पीएक्स में चेंज आए, पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज आए, तो जो चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में वो एक्सटेंशन हो सकता है या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो सकता है। ठीक है, चलिए पहले एक्सटेंशन बताती हूँ। एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नाम से समझ में आ रहा है ना? एक्सटेंशन मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है यहाँ पे। क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस, जो पीएक्स है वो घट रहा है, कीपिंग द अदर थिंग इक्वल। ये खास बात है, बाकी सारे फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर पी आर, वाई, टी,
ई, ये जो बचे हुए 4 फैक्टर है ना, ये कांस्टेंट है, केवल पीएक्स में चेंज आ रहा है। पीएक्स घट रहा है, इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसके लिए मैं आपको डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व बना के बताती हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, प्राइस पीएक्स लिया, क्यूएक्स लिया। जब प्रोडक्ट की प्राइस 4 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 था। प्रोडक्ट की प्राइस घट गई, 1 रुपए हो गई, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, कितना हो गया, 4 रुपए हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा फॉल इन प्राइस, प्राइस घटी तो इसकी वजह से क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। प्राइस घट गई 4 रुपए से 1 रुपए, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया 1 से 4, ठीक। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करें, तो हमने एक्स एक्सिस पे क्यू एक्स प्लॉट किया है क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे हमने पी एक्स प्लॉट किया 1 2 3 4 मार्क लगा दीजिए यहाँ पे। वैसे ग्राफ बनाना तो अब आपको आ गया होगा, पिछले काफी लेक्चर्स में हमने कई ग्राफ बना दिए, ठीक है, ये आपने प्लॉट कर लिया। अब चलिए देखते हैं इसमें, जब प्राइस 4 है, ये प्राइस 4 है तो क्वांटिटी कितनी है, 1, ये आ गया पॉइंट, ठीक है, आ गया। जब प्राइस 1 है, यानी प्राइस जब 1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 4, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। तो जब आप इनको जोड़ देंगे तो हमारा बन गया डिमांड कर्व। तो आप डिमांड कर्व तो आपका बन गया, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस फॉल कर रही है, ये प्राइस फॉल कर रही है यहाँ पे ऐसे, 4 से 1 हो गई प्राइस, तो जैसे जैसे प्राइस फॉल कर रही है देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। प्राइस यहाँ कितनी है, प्राइस यहाँ पे है 4, यहाँ पे प्राइस कितनी है 1, यानी देयर इज अ फॉल इन, इफ देयर इज अ फॉल इन प्राइस, प्राइस में अगर फॉल हुआ है तो क्या हुआ है, देयर इज अ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का क्या हुआ है, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस घटी है तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ने को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। आप देख रहे हैं ना, डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट आ गया, ठीक है। इसको हम पॉइंट ए दे दें, इसको पॉइंट बी दे दें, ठीक है। पहले क्या था, पॉइंट ए पे था प्राइस, पॉइंट ए पे 4 थी, बी पॉइंट पे प्राइस 1 हुई, तो यानी जब प्राइस घटी तो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड बढ़ी तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है, ठीक। अब जरा देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन प्राइस, ठीक है। पीएक्स अगर बढ़ेगा, पीएक्स जो है बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा। पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड घटेगी, ठीक है, अगर बाकी सारे फैक्टर्स इक्वल हैं, ठीक है, जो बाकी फैक्टर बताए थे ना वो सब अगर इक्वल है तो चलिए इसको भी मैं ग्राफ पे प्लॉट के बताती हूँ। हम इसके लिए टेबल बना दें, डिमांड शेड्यूल। जब प्राइस 1 रुपए थी तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत थी, ठीक है, सस्ता था प्रोडक्ट, सब खरीद रहे थे, 4 क्वांटिटी डिमांडेड थी। जब प्राइस बढ़ गई, 4 रुपए हो गई प्राइस, तो लोगों ने अपना कंजप्शन कम कर दिया, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, 1 रुपीज हो गई। तो आप देख रहे हैं राइज इन प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ी, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड घट गई। चलिए इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं बताइए, क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, प्राइस, ठीक। अब इसको करें प्लॉट। प्राइस जब 1 रुपए है, प्राइस जब 1 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 है, ठीक है, ये बन गया पॉइंट। प्राइस जब 4 रुपए बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, 1 रुपए, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। यानी एज देयर इज अ राइज इन प्राइस, यानी जैसे जैसे प्राइस राइज करती है देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। आप देख रहे हैं पॉइंट कहां से, ए से बी तक मूव किया है, पॉइंट, ये जो कर्व है कैसे मूव किया है, ए से बी तक। पहले क्या था, जब प्राइस 1 रुपए थी, ठीक है, प्राइस 1 रुपए थी तो यहाँ पर था, ए पॉइंट पे था। प्राइस जब बढ़ गई, ठीक है, प्राइस जब बढ़ गई, 4 रुपए हो गया, तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड घट गई। तो घटी हुई डिमांड को, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कर्व पे, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, ये समझ में आया ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड किसके कारण, पीएक्स के इंक्रीज के कारण। और जब पीएक्स इंक्रीज होता है तो कर्व पे कैसे शो करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड, बेसिकली शिफ्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंक्रीज या डिक्रीज यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी जब चेंज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर। अभी तक हमने डिस्कस किया था पीएक्स के कारण जो चेंज आए उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन।
अगर पीएक्स के कारण जो चेंज आता था क्वांटिटी डिमांडेड में, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन से रिप्रेजेंट करते थे। अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, उससे कहते थे, उससे रिप्रेजेंट करते थे। अब अगर पीएक्स कांस्टेंट है, बाकी फैक्टर जो अदर 4 डिटर्मिनेंट्स है ये अगर वेरी करें, तो उससे जो इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड आता है, उससे क्या होता है, देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है या बैकवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, डिमांड कर्व या तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कब? जब ये जो बचे हुए 4 डिटर्मिनेंट्स है ना, अगर इनमें वेरिएशन आया तो वही चीज मैंने लिखी है, चेंज इन अदर फैक्टर्स। अगर जो बाकी फैक्टर्स हैं अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी पीएक्स को छोड़ करके जो बाकी 4 फैक्टर है उनमें अगर चेंज आया तो देयर इज एन इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। ठीक, और उससे क्या होता है, होगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व शिफ्ट होगा या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। कैसे होगा ये मैं अभी बताती हूँ। तो देखिए, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड अगर अकर करती है, इंक्रीज इन डिमांड कब होगी, जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। ठीक है, एट द सेम प्राइस। खास बात है यहाँ पे क्या है, पीएक्स इज कांस्टेंट, प्राइस सेम है, लेकिन जो बाकी जो 4 फैक्टर्स है ना, पी आर, वाई, टी और ई, जो बचे हुए 4 फैक्टर है, अगर उनमें चेंज आ गया, तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, बढ़ती है, ठीक है, कीपिंग पीएक्स सेम, अगर पीएक्स सेम रहता है लेकिन जो बचे हुए 4 फैक्टर अगर वेरी करते हैं, ठीक है, तो उससे अगर इंक्रीज आता है डिमांड कर्व में, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक, कैसे होगा ये मैं अभी आपको बताती हूँ। एक पहले डिमांड शेड्यूल बना लेते हैं। प्राइस पीएक्स और क्यूएक्स, सपोज करिए प्राइस थी प्रोडक्ट की 20 रुपीज, क्वांटिटी थी 20 यूनिट। ठीक है, फिर प्राइस सेम रही, 20 रुपए ही प्राइस रही, लेकिन सपोज करिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, या कंज्यूमर का टेस्ट फेवर में हो गया उस प्रोडक्ट के, या जो रिलेटेड प्रोडक्ट है यानी सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, उसकी प्राइस में वेरिएशन आया, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो यानी प्राइस यहाँ पे देखिए सेम है, लेकिन डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ गई इन 4 फैक्टर्स के कारण। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे शो करेंगे, देखिए पहले प्राइस, इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। ये वाई एक्सिस है, हमने प्राइस प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे हमने ये एक्स एक्सिस है, इस पे हमने क्वांटिटी को प्लॉट किया। ठीक है, तो चलिए इस शेड्यूल को प्लॉट करते हैं। पहले प्राइस जब 20 रुपीज है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 रुपीज, यानी ये पॉइंट मिला। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, प्राइस 20 रुपीज, यानी यही सेम रहेगा। अब क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड 30 यूनिट। ठीक है, ये पॉइंट मिला। तो अब जरा हम ग्राफ प्लॉट करें। अब एक बात है, जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बताया था। डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी यह कर्व जो होगा वो तो ऐसा ही बनेगा ना। यहाँ पे ठीक है, हमें एक पॉइंट से कर्व बनाना है, पर कर्व तो ऐसे ही बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले जब क्वांटिटी, ये देखिए 20 रुपए जब प्राइस थी, तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 थी, तो इसका कर्व कैसा बना, D1 बना। लेकिन जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, ठीक है, तो क्या हुआ, कर्व शिफ्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी D1 से D2 पे चला गया। यानी देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई, 20 यूनिट से 30 यूनिट डिमांड हो गई, कीपिंग द प्राइस फिक्स, प्राइस तो सेम रही, लेकिन डिमांड जो है 20 यूनिट से 30 यूनिट हो गई, इसलिए देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। देखिए प्राइस सेम है, प्राइस वही है। ठीक है, तो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। ये जो इंक्रीज इन डिमांड होता है, इससे राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में। ठीक है, अब राइटवर्ड शिफ्ट होने का कारण क्या होता है, या डिमांड अगर बढ़े तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो यही 4 फैक्टर हैं। ठीक है, पीएक्स तो कांस्टेंट है, पर बाकी ये जो 4 फैक्टर है अगर फेवर में मूव करते हैं, जैसे अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, ठीक है, वाई, सॉरी, कंज्यूमर की इनकम वाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी सब्स्टिट्यूट गुड, अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ गई, यानी कॉफी की प्राइस बढ़ गई, तो क्या होगा, लोग टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की मैं अगर बात करूं, अगर पेट्रोल की प्राइस फॉल हो गई, तो क्या होगा, कार की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, टी, टी यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी।
ठीक है। जैसे क्लाइमेटिक चेंज के कारण जो चीजें आती हैं, जैसे अब विंटर्स आ रहा है, तो विंटर्स में वुलन क्लोथ की क्या होगी, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वुलन क्लोथ्स की प्रेफरेंस बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो नेचुरल है। अगला क्या है, अवेलेबिलिटी, ई एक्सपेक्टेशन, यानी कंज्यूमर की अगर एक्सपेक्टेशन है कि नियर फ्यूचर में अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की घट जाएगी, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सारे फैक्टर है जिनसे इंक्रीज होगा डिमांड में। ठीक है, और जो डिमांड कर्व है उसमें क्या शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। राइट वर्ड या फॉरवर्ड दोनों कहा जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कहा जाता है, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिस कुड बी डिफरेंट रीजन। तो अगर आपको ये डिमांड फंक्शन याद है ना, तो आप सारे रीजन लिख सकते हैं। ये डिमांड फंक्शन तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे पी एक्स कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये 4 फंक्शन वेरी करेंगे। और यहाँ पे जो पी आर है, पी आर को 2 टर्म में लिखेंगे। पीआर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड 2 तरीके के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड जब घटता है, ठीक है, और उसमें प्राइस फिक्स है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड घट गया, प्राइस फिक्स है। और ये क्यों घटता है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर्स, जो दूसरे फैक्टर्स है ना। ठीक है, प्राइस को छोड़ के, पीएक्स को छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स हैं, जैसे पी आर है, वाई है, टी है और ई है, ये जो बाकी फैक्टर्स हैं इनमें अगर चेंज आए और उससे अगर क्वांटिटी डिमांडेड घट जाए, तो उसको कहा जाता है डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे प्राइस फिक्स रहती है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाती हूँ। ये लिया हमने प्राइस, ये ली क्वांटिटी। 20 रुपए प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 30 थी। फिर प्राइस 20 रुपए ही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड घट गई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, शायद कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, शायद कंज्यूमर को अब वो उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। जैसे अब विंटर्स आ रहा है तो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक वगैरह की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी ना। अब लोग हॉट ड्रिंक्स पियेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, भले ही प्राइस सेम रहे लेकिन डिमांड थोड़ी, सॉरी बढ़ नहीं, घट गई। ठीक है, तो यही है डिक्रीज इन डिमांड। अब इसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, देखिए ये वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। ये हुआ जब प्राइस 20 रुपीज थी, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 20। ओ, क्वांटिटी डिमांडेड पहला क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड 30। ठीक, फिर प्राइस अभी 20 है पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई, घट गई, 20 हो गई। पहले थी 30, फिर क्या हो गई, 20 हो गई। यानी पहले पॉइंट निकल के आया पॉइंट ए, फिर उसके बाद निकल के आया पॉइंट बी। ठीक, अब चलिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, हमें यहाँ पे एक पॉइंट से ग्राफ बनाना है, पर कोई नहीं, ग्राफ तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, ऐसे ही ग्राफ बनेगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड 30 से 20 हो गई, तो ये जो डिमांड कर्व है वो कैसे शिफ्ट हो गया, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, डिमांड कर्व क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अच्छा ये गलत लिखा है यहाँ पे, डाउनवर्ड नहीं, डाउनवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा बैकवर्ड, ये गलत है। ये डाउनवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। देखिए फॉरवर्ड मतलब यहाँ अगर शिफ्ट हो जाए, डिमांड बढ़ेगी तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। यहाँ डिमांड घटी है ना, 30 यूनिट से 20 यूनिट हुई है, यानी डिमांड क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है। बैकवर्ड शिफ्ट यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो दिस इज द कर्व, इस तरीके से कर्व में कर्व बनता है। और अब सेम चीज क्यों डिमांड डिक्रीज कर सकती है, वही 4 फैक्टर्स हैं। या तो कंज्यूमर की इनकम फॉल हो जाए तब डिमांड घटेगी, या जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कम हो जाए, कॉफी के रेट कम हो जाए तो टी वाले लोग भी कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो टी की डिमांड घट जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ जाए, जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए, कार की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का अब अगेंस्ट द कॉमोडिटी हो जाए, ठीक है, यानी जैसे विंटर्स में अब कंज्यूमर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब अब कम कंज्यूम करते हैं तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि नियर फ्यूचर में वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, तो कंज्यूमर अभी उस प्रोडक्ट को नहीं बाय करेगा, बाद में बाय करेगा। ठीक है, तो यही रीजन है जिनसे डिमांड फॉल करती है, डिक्रीज होती है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3 इफेक्ट्स बताऊंगी। ठीक, अच्छा वैसे आपको यहां तक तो समझ में आया ना, ठीक है, जितने भी जो डिमांड कर्व में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, और अगर आता है तो लिखना तो आपको है ही, बट ग्राफ के बिना वो इनकम्प्लीट है।
क्योंकि आपको ग्राफ से ही शो करना है कि हाउ देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो आपको डिमांड शेड्यूल भी बनाना होगा, लिखना भी होगा, और डिमांड शेड्यूल के साथ डिमांड कर्व भी बनाना होगा। और जब शिफ्ट का केस हो तो वहां पे भी आपको एग्जाम्पल के साथ कर्व बना के, शेड्यूल बना के समझाना होगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया है। अब तीन इफेक्ट्स हैं, तीन इफेक्ट्स हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि ये हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग इसको पीछे जो लेक्चर्स थे डिटर्मिनेंट्स उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब हम यहाँ पर ये जो तीन इफेक्ट्स मैंने बताया ना, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, और भी दो इफेक्ट और है, इनकम इफेक्ट और टेस्ट एंड प्रेफरेंस इफेक्ट, जो तीन इफेक्ट्स हैं वो उन इफेक्ट से, मतलब अगर रिलेटेड गुड की प्राइस चेंज हो तो डिमांड पे क्या चेंज होता है। ठीक है, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट उससे ग्राफ में क्या चेंज आएगा वो हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ग्राफ वैसे मैंने अभी पीछे आपको शिफ्ट बता दिया है कैसे शिफ्ट होता है, तो इसीलिए आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। बस आपको थोड़ा सा मुझे आइडिया देना है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस फास्ट चलूंगी, आप इजीली समझ जाएंगे। अगर अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है आपने समझ लिया है, तो अब जो आगे पढ़ाने जा रही हूँ वो बस उसी का एप्लीकेशन पार्ट है जो आप इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट मतलब रिलेटेड गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस चेंज की जाए तो डिमांड में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंज आता है। ठीक, अब रिलेटेड गुड दो तरीके के होते हैं, बताया था, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड यानी जैसे टी कॉफी, दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, एक की जगह दूसरा यूज किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक दूसरे के बिना जो अधूरे हैं। कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। व्हाइट बोर्ड है तो मार्कर चाहिए, कैसे लिखोगे, पेन से तो लिख नहीं सकते। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर प्राइस वेरी करे तो कैसे डिमांड वेरी करती है, ये तो वैसे आप जानते हैं। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कैसे वेरी करती है इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ये आपको पता है, ये मैंने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा है। बट उससे ग्राफ कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे हम यहाँ पे टी एंड कॉफी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे कॉफी की प्राइस बढ़ती जाएगी टी की डिमांड बढ़ती जाएगी ना। कॉफी की प्राइस बढ़ रही है तो कॉफी वाले भी क्या होंगे, टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। कॉफी महंगी हो गई तो लोग चाय पीना शुरू कर देंगे, टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं जब डिमांड बढ़ती है तो देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। पहले, अब इसको कर्व में कैसे शो करेंगे, ग्राफ में कैसे शो करेंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। पहले क्या था, जो टी थी उसकी डिमांड कितनी थी, उसकी डिमांड थी ओ टी वन। जो टी थी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी ओ टी वन, ये ओ है, ओ टी वन थी। तो डिमांड कर्व क्या था, डी वन। लेकिन जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या हो गई, टी की बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, डिमांड कर्व में फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। तो ये जो डिमांड कर्व है ये D1 से क्या चला जाएगा, D2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस इंक्रीज पे जो मेन प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आता है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस घट जाए तो क्या होगा, यानी कॉफी की प्राइस घट जाए तो क्या होगा, घट जाए तो टी की डिमांड भी घट जाएगी। क्यों, क्योंकि टी वाले कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब चाय तो पियेंगे ही, चाय के साथ कॉफी के भी मजे लेंगे। ठीक है, तो टी वाले कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे तो टी की डिमांड घट जाएगी। अब डिमांड घट जाती है तो क्या होता है, देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। पहले टी की डिमांड क्या थी, D1 थी, लेकिन डिमांड घट गई तो क्या हो जाएगी, D2 हो जाएगी। देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। लेफ्टवर्ड कहिए चाहे बैकवर्ड कहिए, ठीक है, लेफ्ट वर्ड कहिए चाहे बैकवर्ड कहिए, राइट वर्ड कहिए चाहे फॉरवर्ड कहिए, बात एक ही है। ठीक है, अगला फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी जैसे पेट्रोल और कार, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में कैसे होता है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ जाए, पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, लोग कार खरीदना कम कर देंगे ना, डिमांड कार की कम हो जाएगी। तो देयर इज अ फॉल इन डिमांड, डिमांड फॉल होगी। तो पहले कार की डिमांड क्या थी, D1 से रिप्रेजेंट किया। जब कार की डिमांड कम हो गई तो देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, तो क्या होगा, देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट हो गया।
ठीक है, तो वही है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, देयर इज अ फॉल या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। दूसरा केस क्या बन सकता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस घट जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, तो क्या होगा, पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, कार की डिमांड बढ़ेगी तो देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है, तो मैंने बताया था इसके लिए गुड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है डिमांड घटती है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको ग्राफ में कैसे शो करेंगे, तो इसमें एक ही ग्राफ में इंक्रीज डिक्रीज दोनों शो किया है। ये देखिए यहाँ पर हमने प्राइस शो किया है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी शो किया है। ठीक है, तो नॉर्मल गुड के केस में पहले डिमांड कितनी थी, ये थी ए डिमांड थी, लेकिन जब इनकम बढ़ गई कंज्यूमर की तो डिमांड बढ़ गई ना, इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, तो यानी देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ए से बी पे चला गया। ठीक है, डिमांड कर्व ए से बी पे चला गया व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। एंड व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड घट गई, ठीक है, जब डिमांड घट गई मतलब कंज्यूमर की इनकम घट गई तो डिमांड घट गई, तो देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व क्या हुआ, D1 से D3 पे आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई, पहले डिमांड कितनी थी, डिमांड कर्व था D1 पे, इनकम बढ़ गई D2 पे चला गया, इनकम घट गई D3 पे चला गया। क्यों, क्योंकि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, इनकम घटने से डिमांड घट गई, नॉर्मल गुड के केस में। इंफीरियर गुड के केस में जस्ट अपोजिट होता है, इनको गिफन गुड भी कहते हैं, ये जस्ट अपोजिट होता है, इनकम बढ़ती है डिमांड घटती है, इनकम घटती है डिमांड बढ़ती है, ये होता है। तो इंफीरियर गुड के केस में क्या होगा, पहले डिमांड क्या थी, D1 थी, लेकिन जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, ये देखिए यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पे डिमांड घट गई, डिमांड घटने पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड घटने पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी D1 से D3 पे जाएगा। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई यानी डिमांड घट गई, समझ में आ रहा है ना, डिमांड घट गई यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड बढ़ गई यानी राइटवर्ड शिफ्ट। तो यानी एक ही कर्व पे आप लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड दोनों भी शो कर सकते हैं इस तरीके से, ये समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट एक है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन डिमांड ऑफ कमोडिटी। तो अगर फेवरेबल चेंज हो रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट के फेवर में चेंज कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर अनफेवर में जा रहे हैं तो डिमांड घट जाएगी। ठीक है, पहले डिमांड क्या थी, ए पॉइंट पे डिमांड थी यानी डिमांड कर्व था D1, डिमांड कर्व पहले क्या था D1। अब अगर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा फेवर करने लगे, बहुत ज्यादा पसंद करने लगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो देयर इज अ फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये जो D1 है वो कहाँ पे जाएगा, D2 पे चला जाएगा, D2 डिमांड कर्व बन जाएगा। और अगर कंज्यूमर अब उस प्रोडक्ट को बहुत फेवर नहीं कर रहे, प्रेफर नहीं कर रहे, तो देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड और डिमांड कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, D3 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इस तरीके से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। लास्ट के जो 3 पॉइंट थे वो मैंने बहुत फास्ट आपको पढ़ाए क्योंकि ये कर्व मैं डिटेल में बता दिया है आपको, और ये जो कैसे चेंज होता है ये हम लोग डिटर्मिनेंट्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चली, बट अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे हमने मेन समझा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट, डिमांड घटती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यही तो है। अब क्यों घटती है क्यों बढ़ती है, इसके सारे रीजन हम जानते हैं। इनकम घटने बढ़ने के साथ टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो, या कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन चेंज हो, या रिलेटेड प्राइस में चेंज हो, रिलेटेड प्राइस मतलब सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। ठीक है, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। और अगर पीएक्स के कारण डिमांड में चेंज आता है तो पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, अगर पीएक्स के कारण चेंज आता है तो देयर इज अ मूवमेंट अलोंग डिमांड का, मूवमेंट होता है, शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत न्यूमेरिकल भी उस टॉपिक से आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।